Hello everyone, we are starting with the chapter number 15 Biodiversity and Conservation. First video है इसका part 1 class 12 biology. The topics to be covered in this video are biodiversity, number of species on earth and in India, patterns of biodiversity and importance of species diversity. What is biodiversity? Biodiversity is the diversity of biological organization ranging from cellular macromolecules to biomes. Different varieties and different species of organisms living in the world all together, it is called as biodiversity. और ये डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग वेरिएशंस आपको अलग अलग लेवल पर दिखाई देंगी, फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक. एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, बायोडाइवर्सिटी. रिमेंबर दिस नेम, एडवर्ड विल्सन. यहाँ पर हम जो लेवल्स पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. What is genetic diversity? Diversity is shown by a single species at genetic level. यानी एक स्पीशीज के जो जीन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस हैं, कैसे वो डिफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन वन स्पीशीज. ये क्यों डिफरेंसेस हैं? बिकॉज दे हैव द डिफरेंट जेनेटिक्स, इनका जीन्स डिफरेंट हैं. तो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द जीन्स यू फाइंड वेरिएशंस इन द स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज में. दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है रोवोल्फिया वोमिटोरिया. इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखा गया है. किस चीज़ में देखा गया है? इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल रेजरपाइन. रेजरपाइन जो केमिकल है उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है. सो देयर इज़ अ वेराइटी, देयर इज़ अ वेरिएशन, क्योंकि इनके जीन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं. और एग्जाम्पल देखिए जेनेटिक वेरिएशन के. देयर आर मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस. राइस जो है एक ही स्पीशीज है और उसमें 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे. मैंगो में 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज यू कैन सी. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर जीन्स. दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी. एग्जाम्पल पूछा जाएगा 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ये कौन सी डाइवर्सिटी है? दिस इज द जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वेस्टर्न घाट में आपको एम्फीबियंस की स्पीशीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी ईस्टर्न घाट की, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया में. वेस्टर्न घाट पर ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं और ईस्टर्न घाट पर कम एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन द एरिया. एक हमने अगर सपोज ले लिया एम्फीबियंस, उनकी कितनी स्पीशीज़ एक एरिया में रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब तुम देखो इकोलॉजिकल लेवल पे आ जाइए, इकोसिस्टम लेवल पे आ जाइए, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मिलेंगे देखने के लिए. डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल. एग्जाम्पल इन इंडिया, यहाँ पर डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडोज आर सीन. सो मच रेंज ऑफ इकोसिस्टम आर देयर. So this is the ecological diversity. Now we come to the number of species on earth. कितने नंबर हैं स्पीशीज के इस अर्थ के ऊपर? According to IUCN in 2004, more than 1.5 million species described so far. ये नंबर याद करना है आपको. 1.5 मिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं according to IUCN in 2004. बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, रॉबर्ट मेज ने कुछ एक एस्टिमेट निकाला कि नहीं, यहाँ पूरी अर्थ पर 7 मिलियन स्पीशीज होनी चाहिए. और ही कंसीडर्ड द स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स. अब उसने कहा कि ट्रॉपिकल रीजन में हम अभी भी बहुत सारी स्पीशीज को ढूंढ सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं. हमने अभी तक ओनली 22%
टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अभी तक हम सिर्फ 22% को ही डिस्कवर कर पाए हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में जाएं, ढूंढें, डिस्कवर करें, वी विल फाइंड मोर एंड मोर स्पीशीज ऑन द अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पाई ग्राफ, ओके। ये बहुत ध्यान से देखना है और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, ये देख लीजिए कि एनिमल्स का जो डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में जो वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, अबव 70% है। बट प्लांट्स में जैसे कि फंगस, प्लांटी है, इनमें 22% डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ओके। फर्स्ट ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगी अब यहाँ पर। सी द फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये जो सर्कल है इसमें कुछ एरिया को शेड किया गया है। जितना ज़्यादा शेड किया गया है वो एरिया वो वाला ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है। एमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर मोर स्पीशीज रिच ग्रुप, 70%, दैट इज आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा वेराइटी, इतनी ज़्यादा स्पीशीज इंसेक्ट्स की है। देखो सबसे ज़्यादा एरिया इंसेक्ट्स ने कवर किया हुआ है, उसके बाद लाइट येलो मोलस्क, देन ग्रेइश कलर क्रस्टेशियंस एंड बाकी ऑर्गेनिज्म इन्वर्टिब्रेट के वो ऑरेंज कलर को कवर कर रहे हैं। तो जितना एरिया वो कवर कर रहे हैं वो शो कर रहा है उनकी स्पीशीज़, कितनी नंबर हैं स्पीशीज़ के। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इस तरह से आएगा, ये ग्राफ बना हुआ है, आपको बताना है व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी। ए इज़ इंसेक्ट, बी इज़ मोलस्क, बी इज़ मोलस्क, ओके। सेकेंड ग्राफ देखिए, वर्टिब्रेट्स का है। वर्टिब्रेट्स में हाफ ऑफ द पोर्शन इज फिशेस। कितनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ फिशेज हैं, कितनी ज़्यादा स्पीशीज ऑफ फिशेज हैं। एंड द रेस्ट पार्ट इज कवर्ड बाय एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम दिस पार्ट। अगेन ग्राफ इज देयर, you have to tell what is A, what is B. A is mammal, B is amphibians. So you have to learn it, okay. Third graph is about the plants. Third graph is about the plants. इसके अंदर देखिए जो मैक्सिमम पार्ट कवर्ड है फंगस एंड एंजियोस्पर्म्स ने कवर किया हुआ है। फन गैंग, एक तरफ फन है और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स है, ओके। तो फंगस जो है, नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, मैमल्स को, इन सब की स्पीशीज को ऐड कर लीजिए, टोटल इनका जितना भी है उससे भी ज़्यादा फंगस हैं, फंगस की स्पीशीज हैं। बाकी का एरिया किसने कवर किया हुआ है? ऊपर देखिए मॉसेस एंड फर्न्स, मदर एंड फादर, एल्गी एंड लाइकेंस, एलाइज यानी एल्गी एंड लाइकेंस नीचे है। सो आपको सीक्वेंस में याद रखना है, फंगस, एंजियोस्पर्म, मॉसेस, फर्न्स, एल्गी एंड लाइकेंस। एंड द क्वेश्चन इज हेयर, ए एंड बी बताना है आपको। ए इज फंगस, बी इज एंजियोस्पर्म्स, ओके। सो यू मस्ट लर्न द ग्राफ्स। नाउ अब देखिए कि कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ लैंड कितना है हमारे पास? 2.4%, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी है 8.1%, ओके। और इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स आर देयर इन इंडिया। इतनी सारी स्पीशीज हैं प्लांट्स की और इतने सारे एनिमल्स हैं, डबल द नंबर ऑफ प्लांट्स। अगर हम मे ग्लोबल एस्टिमेट को हम यहाँ पर लागू करें तो हम देखेंगे कि इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज। इतनी सारे एनिमल्स और प्लांट्स अभी हो सकते हैं इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, एस्पेक्ट है कि हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें तो क्या करें? बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज। अभी पर प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कितनी है नहीं पता बायोलॉजिस्ट को। क्यों? क्योंकि जो हम टेक्सोनॉमिक मेथड यूज़ कर रहे हैं कन्वेंशनल, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमारे माइक्रोबियल स्पीशीज़ को। और दूसरा, हम माइक्रोबियल स्पीशीज, सारी माइक्रोबियल स्पीशीज को लेबोरेटरी में भी कल्चर नहीं कर सकते। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन से प्रोकैरियोटिक स्पीशीज अभी हैं या रह गए हैं जिनको हमें ढूंढना है।
अब आइए पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, कहाँ पर कैसे जो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है, कहाँ पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज कम है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अब ये डायग्राम देख लीजिए, जीरो लाइन इक्वेटर है, नॉर्थ 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इतना एरिया हमारा है ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ से 66.5 साउथ, ये सारा टेम्परेट रीजन है। और ऊपर है आर्कटिक सर्कल और नीचे है साउथ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल। कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज हैं? ट्रॉपिक्स। लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ हैव मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन। पोल्स पर और टेम्परेट रीजन पर, नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट, देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट पर स्पीशीज का नंबर कम है, और हमारा जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, लैटिट्यूड पर जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। एग्जाम्पल देखिए लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, कोलंबिया जो बिल्कुल नियर इक्वेटर है, उसमें अबाउट 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर देयर। इंडिया इज ऑन द ट्रॉपिक्स अगेन, then it has got more than 1200 species of birds. न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, ये कहाँ पर पहुँच गया? टेम्परेट पर, तो यानी इट हैज़ 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। एंड 71 डिग्री नॉर्थ पर आ जाइए ग्रीनलैंड, वहाँ पर तो 56 स्पीशीज आर देयर, बहुत कम स्पीशीज हैं। तो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स हम जाते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक एक्वाडोर, यहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स वैरायटी स्पीशीज पाई जाती है कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक मिडवेस्ट यूएसए। मिडवेस्ट यूएसए जो टेम्परेट रीजन में आता है, वहाँ पर कम वेस्कुलर वैरायटी ऑफ कम स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है सेम चीज़। Tropical forest region like Ecuador has up to 10 times of vascular plant species as compared to a temperate forest region like the Midwest of USA. और एग्जाम्पल देखिए, ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ऑन द अर्थ। क्या है वहाँ पर? दे हैव गॉट मोर देन 40,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 3,000 टाइप्स ऑफ फिशेज, टाइप्स मीन्स species of fishes, 1300 species of birds, 427 species of mammals, 427 species of amphibians, 378 species of reptiles, and more than 1,25,000 species of invertebrates are there in the Amazonian rainforest. अब ये ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिकल्स पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ क्यों है? रीज़न फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स, 3 रीज़न हैं, याद कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स को उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, इवोल्यूशनरी टाइम बहुत ज़्यादा मिला है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ वैरायटी को इवॉल्व हो सके और नई नई स्पीशीज़ बन सकें। ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम। सेकेंड, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कांस्टेंट रहता है, बहुत सीजनल चेंजेस कम आते हैं। रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, लेस सीजनल चेंजेस हैं, इसलिए वहाँ पर स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। तीसरा, वहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत है, फूड बहुत बन रहा है, तो दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है ये वाई वी हैव गॉट द मोर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन्स? According to the study of Alexander von Humboldt in South America jungles, within a region, species richness increase with the increasing explored area, but only up to a limit. अब हमने अभी पहले लैटिट्यूडनल देखा, अब हम देखते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इससे क्या कोई पैटर्न पे, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न पर कोई अंतर आता है, कोई डिफरेंस आता है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखें तो हम इसमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यही बताया कि जो स्पीशीज़ की रिचनेस है वो बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा हमें वैरायटी स्पीशीज़ की देखने को मिलती हैं अगर हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ा दें तो।
बट ये भी अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद हमें और ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ नहीं मिलती, चाहे हम कितना मर्जी एक्सप्लोर कर लें। ओके, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बोला था। एक ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में, और ये ध्यान रखिए जितने भी ग्राफ हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है। एक्स एक्सिस पर है एरिया, वाई एक्सिस पर है स्पीशीज़ रिचनेस, कितनी रिच है, उस एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं। ओके, अगर हम ये रिलेशन पर ग्राफ बनाएं, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज़ रिचनेस एंड एरिया गिव्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ब्लू कलर का ग्राफ है, वो हाइपरबोला है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ती जाती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो स्लो हो जाता है, मतलब हमें और ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को नहीं मिलता है। ओके, दूसरा एक रेड ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो हाइपर पैराबोला को अगर हम लॉगरिथमिक वे में इसको हम ड्रॉ करें, लॉग स्केल पर ड्रॉ करें, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ रही है। तो अब इक्वेशन पर आइए, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है। S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, सी ए रेज टू द पावर z, वेयर S इज स्पीशीज रिचनेस। हम यही तो देखना चाहते हैं कितनी स्पीशीज रिचनेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, C विच इज Y इंटरसेप्ट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में जो एरिया है वहां पर Y की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड Y इंटरसेप्ट। देन Z इज अ स्लोप ऑफ लाइन, कि क्या वो स्टीप है, क्या वो थोड़ा फ्लैटेंड है, या थोड़ा सा कम टिल्टेड है, या ज़्यादा टिल्टेड है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। Z slope of line is also called as regression coefficient, and on a logarithmic scale ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। उसमें कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन को, S को log S इज इक्वल टू C को log C प्लस Z को नीचे उतार लीजिए Z log A। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलिए, जनरली अगर हम थोड़ा एरिया स्टडी कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 0.1 to 0.2 होती है इनवेरिएबली, ज़्यादातर यही पाई जाएगी 0.1 to 0.2। किसी भी स्पीशीज़ के बारे में देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में देखिए, तो ये एक तरीके से Z की वैल्यू 0.1 to 0.2 रहती है। बट जब हम लार्जर एरिया एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, एंड सपोज एंटायर कॉन्टिनेंट एंटायर कॉन्टिनेंट में मैं देखना चाहती हूँ, तो स्लोप इज लाइन इज स्टीपर, स्लोप लाइन थोड़ी और खड़ी हो जाएगी, स्टीपर हो जाएगी। जैसे कि कोई सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, कोई स्टीप है, कोई फ्लैटेंड है। अगर आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो वो फ्लैटेंड है, थोड़ा उनकी हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है। लेकिन अगर स्टीप स्टेयर होंगी तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी और पैर रखने की जो जगह है हम अपना वो हमारी कम हो जाएगी। तो दिस इज द स्टीप एंड द लेस स्टीपर स्टेयर केसेस। ओके, इन द सिमिलर वे ये जो ग्राफ है वो भी अगर स्टीप कब होगा, जब एंटायर कॉन्टिनेंट पर हम स्टडी करना शुरू करेंगे, और उसमें Z की वैल्यू आती है 0.6 to 1.2। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है फ्रूगीवोरस बर्ड्स। फ्रूगीवोरस बर्ड्स वो होती हैं जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। द Z वैल्यू इज 1.15। कितनी ज़्यादा है, इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ मिल सकती हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ओके, ये ग्राफ है, क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है इसमें। द अबव ग्राफ शोज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, राइट द इक्वेशन फॉर द कर्व ए एंड एक्सप्लेन। S इज इक्वल टू सी ए रेज टू द पावर Z। व्हाट इज S, व्हाट इज C, व्हाट इज A, व्हाट इज Z, यू हैव टू राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या फ़ायदा है इतनी सारी वैरायटी और स्पीशीज़ के होने का। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शो, जिस भी प्लॉट के अंदर ज़्यादा स्पीशीज़ हैं उसमें जो वेरिएशन, टोटल बायोमास में जो वेरिएशन है बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर वो बहुत हैप्पीली वो इकट्ठा होकर रहते हैं, बायोमास में कोई कमी नहीं आती, ड्राई वेट में कोई कमी नहीं आती है, टोटल बायोमास जो है वो कम वेरिएबल होता है। लेस year to year variation in total biomass. Increased diversity contribute to
हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उतनी ज़्यादा ही अच्छा इकोसिस्टम का हेल्थ होगा और उतना ही ज़्यादा मैन की सर्वाइवल अच्छी रहेगी। ह्यूमन बीइंग बड़ा हैप्पीली रह पाएगा। इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है तो ह्यूमन बीइंग्स भी अच्छे से रह सकेंगे। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इसको एक और एग्जाम्पल लेकर बताया गया है। पॉल एहरेलिक ने एक एनालॉजी ली है। क्या इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, फ़ायदा क्या है बायोडाइवर्सिटी का। इट इज़ प्रपोज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरेलिक। क्या किया उसने, एक एरोप्लेन लिया, एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लिया और उस जितने भी एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं उसको रिविट से जोड़ते हैं, यानी कुछ पेच स्क्रूज वगैरह हैं, इनको रिविट्स कहा गया, यानी रिविट्स आर स्पीशीज। इकोसिस्टम में स्पीशीज रहती हैं, एरोप्लेन में रिविट्स हैं। अगर कोई पैसेंजर एक रिविट निकाल देता है, यानी अगर इकोसिस्टम में से एक स्पीशीज निकल गई, एक्सटिंक्ट हो गई, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। फ्लाइट चलती रहेगी, सेफ रहेगी, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम चलता रहेगा। बट जितनी ज़्यादा हम रिविट्स को रिमूव करते चले जाएं तो उतना ही ज़्यादा फ्लाइट के लिए डेंजर होता जाएगा। फ्लाइट बिकम वीकर एंड वीकर, इकोसिस्टम बिकम्स वीकर एंड वीकर, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम रिड्यूस। अगर हम ज़्यादा स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को निकाल देते हैं। लॉस ऑफ रिविट्स, अब और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर किसी ने रिविट निकाला है अपनी सीट से, ठीक है, या फिर विंडो से, तब जितना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई रिविट निकाल दे विंग्स में से तो क्या होगा, तो फिर तो बिल्कुल इकोसिस्टम यानी जो फ्लाइट है बहुत ही अनसेफ हो जाएगी। तो यानी अगर किसी इकोसिस्टम में से की स्पीशीज़, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ निकल जाए, हट जाए, तो वो इकोसिस्टम फंक्शन करना बंद कर सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन एनालॉगी। ये दोनों को कंपेयर करा है, इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया गया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली इसने एक्सप्लेन किया है कि ताकि सभी को, स्टूडेंट्स को या सभी को समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ एक एरिया में होगा उतना ही हैप्पी इकोसिस्टम होगा, उतना ही हैप्पी ह्यूमन बीइंग्स होंगे। So with this I am stopping here. Okay, so wait for my next video to complete the chapter. There is one more video will come for the same chapter and एक चीज़ important है, 2020-21 में चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16 डिलीटेड हैं। ओके, बट चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15 आर देयर इन योर सिलेबस इन 2020 एंड 21 और 12 मार्क्स के ये हैं दोनों चैप्टर्स। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज 2 चैप्टर्स thoroughly to get complete 12 marks. Okay, subscribe my channel, get the information about my next video on the screen, do the questionnaire which is given in your Dropbox. ठीक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, MCQ है, उसको करिए और इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड है वो, और आप देखिए आपने कितना लर्न किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू सो मच।